ज्ञान शुरुआत क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत अगेन। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसईआर नेट जेआरएफ जून 2024 के क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही लाइक रीसेंट क्वेश्चंस हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि अगर इस तरह की क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाए तो हम लोग आसानी से कर दें और हमारा स्कोर जो है वो बढ़िया निकल के आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक डीएनए सीक्वेंस है वो दिया गया है। यहाँ पे हम लोगों को एक डीएनए सीक्वेंस दिख रही है और द फॉलोइंग प्राइमर्स वर डिजाइन टू एम्पलीफाई द अबव सीक्वेंस। यहाँ पे अलग अलग ए से लेके एफ तक जो है हम लोगों को प्राइमर्स दिख रहे हैं और क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग जो है इफेक्ट्स निगेट करें, नेग्लेक्ट करें इफेक्ट्स जैसे कि प्राइमर लेंथ, टाइम, मेल्टिंग पॉइंट, परसेंटेज जीसी और जो अलग फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनमें से जो है कौन से प्राइमर्स के कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को एम्पलीफाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम लोगों को बेसिकली बताना है कि प्राइमर्स कौन से हैं जो इस सीक्वेंस जिससे हमें ये सीक्वेंस का एम्पलीफिकेशन हो। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा लाइक कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं था। इट इज प्रीटी सिंपल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमको एक प्राइमर निकल के आ रहा है। सो 5 प्राइम हो गया ये। दिस इज जी, दिस इज टी, कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है सी, ए, जी, जी, सी, जी। तो ये एक सीक्वेंस निकल के आ रहा है और सी। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये जो सीक्वेंस है जी टी सी ए टी टी सी, जी टी सी ए, जी टी सी ए, दिस इज सॉरी, दिस इज टी टी सी आएगा यहाँ। टी टी सी, दिस। तो एक हमको प्राइमर यहाँ मिल गया है और अगर यहाँ से देखें तो 5 प्राइम से बिल्कुल जो है ये एक प्राइमर हमको दिख रहा है ए टी जी ए सी जी ए। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं था। सी और डी, एक से ज्यादा ऑप्शंस सही थे, दिए हुए थे ऑप्शंस। तो ये जो है ये प्राइमर्स यूज होंगे अगर हमको ये जो सीक्वेंस है इसको एम्पलीफाई करना है। तो सी और डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है। तो इसको भी समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक प्रोटीन दी गई है, प्रोटीन ए है जो कि बाइंड कर रहा है एमआरएनए से फॉर जीन बी इन हेला सेल्स। प्रोटीन ए जो है वो फॉर्म कर रहा है, मीडिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए प्रोटीन पार्टिकल्स जो कि है एमआरएनपीज। और इसमें जो है उन्होंने डाला है देन केमिकल सी जो है ऐड किया गया जिसकी वजह से एम आरएनपीज जो है सेल्स में डिस्टर्ब हो गई है और वेस्टर्न ब्लॉट और नॉर्दर्न ब्लॉट नीचे दिए गए हैं। तो उस बेसिस पे हम लोगों को जो है ये आंसर्स बताने कौन से सही है कौन से गलत है। लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट हो रहा है ए के लिए, यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉट हो रहा है जीन बी के लिए और यहाँ पे नॉर्दर्न ब्लॉट हो रहा है और आरएनए पुल डाउन विद ए, जीन ए। चलिए समझते हैं ये कैसे होगा। तो एंटी ए जब यहाँ पे डाला, वेस्टर्न ब्लॉट जो ए के लिए जब किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को कोई चेंजेस नहीं दिख रहे बैंड्स में। देखिए जब हिलर सेल्स थे और जब सी डाला गया तब भी कोई चेंज नहीं दिखा। एंटी जी ए पीडीएच के केस में भी बैंड्स में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है इन द केस ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट फॉर ए। सिमिलरली वेस्टर्न ब्लॉट फॉर बी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी हेलर सेल्स एंटी बी जब डाला गया तो आफ्टर द ट्रीटमेंट और एडिशन ऑफ सी कोई चेंज नहीं दिखे। इसी तरीके से एंटी जी ए पीडीएच में भी कोई बैंड्स में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। नो डिफरेंसेस आर विजिबल दोनों की केस में ही। सिमिलरली नॉर्दर्न ब्लॉट की अगर हम लोग बात करें, जी नेट की बात हो रही है यहाँ फॉर आरएनए पुल डाउन विद ए। तो प्रॉप बी जब डाला गया तो हेलर सेल्स में नो डिफरेंसेस अगेन। और जीए पीडीएच के केस में भी जब ट्रीटमेंट किया गया है सी के साथ,
सी जो केमिकल डाला गया था उसमें भी बैंड्स में कोई फर्क नहीं दिख रहा। सो दे एक्चुअल में जो है कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अब चलिए ऑप्शन पे आ जाते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा सही होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एमआरएनपी जो है डिस्टर्ब हुआ जब, तो डज नॉट अफेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन ए और ट्रांसक्रिप्ट बी। देखिए वेस्टर्न ब्लॉट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है प्रोटीन से हम लोग इसको रिलेट करेंगे और नॉर्दर्न ब्लॉट में आरएनए से ऑब्वियस सी बात है रिलेट करेंगे, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट की बात यहाँ हो रही है और यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात हो रही है। दिस इज कॉमन सेंस, वी नो दिस। So does not affect the interaction of protein A and transcript B or the translation of transcript B। ये ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग mRNP का जब डिस्टर्ब हुआ तो वो प्रोटीन ए के जो इंटरेक्शन है ट्रांसक्रिप्ट बी के साथ उसको इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बी के केस में। Third option says mRNP, when it's disturbed, it does not affect the interaction of protein A and transcript B, but affects the translation of transcript B. And the last option says mRNP disruption promotes protein A का interaction with transcript B के साथ और translation को भी promote कर रहा है, transcript B का translation promote कर रहा है। देखिए बैंड्स में देखिए बहुत ही सिंपल था, बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड था, कोई चेंजेस हमको नहीं दिख रहे हैं। यानी कि जो है ट्रांसक्रिप्ट बी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे प्रो फॉर बी डाला गया तो ट्रांसक्रिप्ट बी का जो है ट्रांसलेशन पे लाइक यहाँ ट्रांसलेशन दिस या ट्रांसलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोई चेंजेस दिखे ही नहीं है ना जब एंटी बी डाला, जब एंटी ए डाला। तो इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रोटीन ए का जो इंटरेक्शन है ट्रांसक्रिप्ट बी का जो इंटरेक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज देयर आर नो विजिबल चेंजेस इन द बैंड्स। एंड सिमिलरली इफ वी लुक दिस नॉर्दर्न ब्लॉट की भी अगर हम लोग बात करें, राइट, और तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा जो आंसर है वो ए है। ए है ना। बैंड्स में अगर कुछ भी विजिबिलिटी कुछ चेंजेस आते, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ता, तो हम कह सकते थे कि हाँ कि अगर नॉर्दर्न ब्लॉट यहाँ कुछ गड़बड़ होता, यहाँ पे बैंड्स में कुछ डिफरेंसेस अगर विजिबल होते, तो हम कह सकते थे कि ट्रांसक्रिप्ट बी या इंटरेक्शन प्रोटीन ए और ट्रांसक्रिप्ट बी के इंटरेक्शन पे फर्क पड़ा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सिमिलरली ट्रांसलेशन की बात करें ट्रांसक्रिप्ट बी की केस में भी यहाँ पे तो वेस्टर्न ब्लॉट में कुछ चेंजेस दिखने चाहिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाता। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो प्रमोट दिस प्रोटीन ए का इंटरेक्शन विद ट्रांसक्रिप्ट बी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है प्रमोशन, लाइक हाउ कैन वी से। सो इट्स क्लियर कट ऑप्शन वन इज द राइट आंसर बिकॉज अगेन नो विजिबल चेंजेस, कुछ दिखा ही नहीं है बैंड्स में चेंजेस। अगर चेंजेस होते तो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्ट या फिर इंटरेक्शन या फिर ट्रांसलेशन पे फर्क पड़ता, तो दिखता, तो होता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट वाज अगेन वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक यहाँ पे जो है यूनिफॉर्मली लेबल्ड एक आइसोटोप P32 दिया हुआ है जो कि लेबल कर रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। इट वाज इंक्यूबेटेड विद होमोलोगस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन द प्रेजेंस ऑफ रैड F51 और आरपीए along with एटीपी और नॉन हाइड्रोलाइजेबल एटीपी gamma S to study three-stranded exchange reaction. The reactions were terminated at various time points. DNA was digested with eco R1 followed by electrophoresis हुआ, autoradiography हुआ, results were shown as below. Okay, और हम लोगों को जो है एक यहाँ पे दिख रहा है बैंड्स वगैरह दिख रहे हैं जब ये रिएक्शन हुई, थ्री स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन। एंड इफ वी लुक एट दी ऑप्शंस पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को बताना इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रेड RAD 5151 requires
ATP हाइड्रोलाइसिस फॉर स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रैंड exchange does not take place in the absence of RPA. Third option says the polarity of strand exchange reaction is in the 3 to 5 direction, and the last option says the rate of strand exchange is 7 kb per hour. तो these four options में से हम लोगों को इनकरेक्ट नॉट करेक्ट ढूंढना है। चलिए करते हैं ये वाला। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पे है, यहाँ पे हमको दिख रहा है यूनिफॉर्मली लेबल्ड डीएनए है एंड वर्टिकल बार रिप्रेजेंट्स जो है इको R1 साइट्स है, तो ये दिखा। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें इस फिगर को, तो रेड 51 जो है बैंड्स देखिए कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। तो रेड 51 दिख रहा है, एटीपी है, आरपीए है, तब हमको बैंड्स यहाँ पे विजिबल हुए। यहाँ पे जो है यहाँ नो बैंड्स वर विजिबल इस पोर्शन में, तो यहाँ पे एटीपी वॉज नॉट देयर, एटीपी नहीं है। इसी तरीके से थर्ड लेन में अगर हम लोग देखें तो आरपीए जो है ये मिसिंग है, तो तब बैंड्स नहीं दिखे। नेक्स्ट यहाँ पे बैंड्स दिखे जब तीनों थे, रैड 51, आरपीए और एटीपी बैंड्स वर विजिबल। यहाँ पे एटीपी गामा एस मिसिंग, सो बैंड एक मिसिंग है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है मिसिंग है बैंड्स। तो चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो रैड 51 रिक्वायर्स एटीपी हाइड्रोलाइसिस फॉर स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन। यस क्योंकि जब एटीपी नहीं था, अगर हम यहाँ देखें एटीपी वॉज मिसिंग इन सेकेंड लेन, तो बैंड्स हमको नहीं दिखे। तो ऑप्शन 1 जो है सही है, हमको इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन 1 सही है। तो ये आंसर नहीं है क्योंकि ये इनकरेक्ट नहीं है, बट इट्स अ राइट सेंटेंस। नेक्स्ट, strand exchange does not take place in the absence of RPA. RPA पे अगर हम देखिए यहाँ पे इस थर्ड लेन में RPA मिसिंग था और बैंड्स विजिबल नहीं थे, यानी कि स्ट्रैंड एक्सचेंज जो है RPA के बिना नहीं हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। राइट। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है द पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन इज इन दी 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन। इसको होल्ड पे रखते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है द रेट ऑफ स्ट्रैंड एक्सचेंज जो है वो 7 kb पर आर पे हो रहा है, यानी कि 1 घंटे 60 मिनट्स पे कितना होगा। तो इफ वी लुक दिस इज 60 मिनट्स, टाइम इन मिनट्स दे रखा। फर्स्ट 60 मिनट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो बैंड्स आ रहे हैं, तो एक है यहाँ 1, 2 और 4, सो 1 प्लस 2 प्लस 4 जो कि हो जाता है 7 kb तो पर आवर। तो हम कह सकते हैं यस जो रेट है 1 घंटे में फर्स्ट 60 मिनट्स में 7 kb की है स्टैंड एक्सचेंज की, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो पोलैरिटी की एज सच हमको कोई डिटेल यहाँ पे कुछ बात नहीं मिल रही है, कुछ चीज एज सच नहीं है। 3 to 5 डायरेक्शन में है पोलैरिटी, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। हमको बताना था इनकरेक्ट आंसर कौन सा है, बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो सही है, इसलिए इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इनकरेक्ट थर्ड ऑप्शन है। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर बिकॉज दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए कितनी आसानी से आराम से ये इस तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर आप लोग जो है सोचें, कॉमन सेंस लगाएं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से यूज करें, तो इजी easy. Next questions. Okay, again this is a very interesting question. ये ABCD फ्लावर मॉडल डेवलपमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे तो अलग अलग चीज जो है कंट्रीब्यूट करती है कि किस तरीके से जो है सेपल्स बनेंगे, पेटल्स बनेंगे, कार्पल्स बनेंगे, स्टिग्मास बनेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, उस बेसिस पे हम लोगों को ये क्वेश्चन करना था। तो अगर अगेन ये क्लियर है तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने आसानी से कर दिया होगा। तो ए बी सी डी ई मॉडल की बात हो रही है। यहाँ पे अलग अलग जो है मैट बॉक्स प्रोटीन्स बिलोंगिंग टू क्लास ए बी सी डी ई बाइंड टू ईच अदर, एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो है फ्लोरल क्वाड्रेट बन रहा है। एंड देन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स आर एक्टिवेटिंग और नीडेड टू स्पेसिफाई ईच ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन टाइप्स। और यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों को बताना है ये सब। AP1 is A petala 1, then
Pitla 3, Pi is Pistella, and Agamis and other things. सो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसकी वजह से बताएंगे हम कि क्या क्या स्टेमन बन रहे हैं, कार्पल बन रहे हैं, पेटल बन रहे हैं या फिर सिपल्स बन रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फ्लोरल क्वार्टेट्स ये जो मिल रहा है, जो क्वार्टेट बन रहा है, तो हमें बताना है कि पेटल्स कब बनेंगे और कार्पल कब बनेंगे एक फ्लावर होल में, ये बताना। और यहाँ पे भी एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो सही थे, पूरा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से था। चलिए देखिए करते हैं। अब नाउ वी नो, अगर होल्स की बात करें, होल्स ए है तो वो कंट्रीब्यूट करता है, अगर होल ए तो होता है तो सेपल्स होता है। इसी तरीके से ए प्लस बी अगर होल होते हैं तो पेटल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, पेटल्स बनाते हैं। बी प्लस सी होता है तो स्टीमेंस बनते हैं, और अगर सी होता है खाली तो कार्पल बनते हैं। वी नो दिस। नाउ अगर इसकी बात करें, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन्स, इनकी बात करें तो AP1 AP2 का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो AP1 और AP2 दैट मींस ए, होल ए को कंट्रीब्यूट करेंगे AP3, और P1 बी होल। इसी तरीके से AG जो है तो सी होल, और SEP जो है सेपेलाटा जो है तो SEP1, SEP2, SEP, SEP3, so whole like E. Now suppose अगर खाली AP1 और AP1 होता, AP1 और AP1 है टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे जो है सेपल्स बनते। अब सपोज टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर में ये एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है और यहाँ AP3 है, दिस इज P1, दिस इज AP1 एंड दिस इज SEP। अगर टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर में ये है तो दिस वुड कंट्रीब्यूट टू, ये बनाएंगे पेटल्स। इसी तरीके से अगर AP1, AP3, P1, AG और SEP होते यहाँ तो दिस वुड मेक, यहां बनेंगे स्टेमन एंड यहाँ होते AG, agamus, agamus, SEP और SEP, तो ये बनाएंगे कार्पल। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कंसिडर किए हैं AP1, AP3, P1, SEP। SHP और ST के नहीं लिए हैं क्योंकि यहीं से हम लोगों को आंसर मिल गया है। तो हम लोगों को पता ना पेटल्स और कार्पल्स कब बनेंगे। अब देखिए AP3, P1, AP ये आ रहा है, ये पेटल्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कार्पल बताना है तो AG वाला है, AG SEP। तो यहाँ से हम लोगों को राइट आंसर देखिए मिल गया है, E है, साफ साफ दिख रहा है। और AP3, AP1, SEP, P1, B और E। तो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग को पता है, अगर हम लोग को ये पता है कि कब जो है
AP1 के केस में क्या बनेगा, कौन सा होल किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बहुत ही आसानी से, काफी सिंपल जो है ये भी कॉन्सेप्ट है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला मॉडल, तो ये अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर जो है बी और ई है, तो ये भी क्वेश्चन हमने कर दिया है। इट वॉज अगेन इजी इफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वॉज देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से रिलेटेड है। टीआई प्लाज्मिड लाइक टी डीएनए ट्रांसफर की बात हो रही है यहाँ पे। सो टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन हैज जीन्स फॉर ऑक्सिन साइटोकाइनिन ओपाइन सिंथेसिस वाइल जीन्स फॉर ओपाइन कैटेबॉलिज्म वीर जीन्स जो है वो बाहर है टी डीएनए रीजन के। ये सब हमको पता है, वी नो, दिस इज क्लियर। हम लोगों को ये बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग कार्बन सोर्स टू एग्रोबैक्टीरियम इन देयर इकोनॉमिकल निश। कार्बन सोर्स कौन से है, देखिए इसमें क्या, ये तो डायरेक्ट ही है, हम लोगों ने, वी नो द आंसर। genes for oxygen synthesis only, genes for oxygen as well as cytokinin synthesis, genes for opine synthesis and opine catabolism, and gene for oxygen synthesis as well as opine synthesis। कार्बन सोर्स की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 3 जो है क्लियर कट सही है, क्योंकि ओपाइन कैटाबॉलिज्म और ओपाइन सिंथेसिस की जो जीन्स होती है दैट दोज लाइक कंट्रीब्यूट टू कार्बन सोर्स, ये हम जानते हैं कॉन्सेप्ट। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ से सही निकल के आ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट। स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिक के जो आते हैं क्वेश्चंस, एक दो आ ही जाते हैं, तो बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। तो क्रुस्केल वैलिस टेस्ट पहला ऑप्शन है, फिशियस एग्जैक्ट टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, विलकॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। इनमें से हम लोगों को बताना पैरामेट्रिक कौन सा है। क्लियर कट अनपेयर टी टेस्ट है बिकॉज इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, और जब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तब ये लागू होता है, एनोवा वगैरह जो भी है। अनपेयर्ड और पेयर टी टेस्ट जब होते हैं, बाकी जो है आपको जो दिख रहे हैं ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो इसका आंसर जो है क्लियर कट थर्ड आंसर इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। इस 16 किलो डाल्टन कॉम्प्लेक्स जो है वो 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना रहा है, जिसमें कि कंसिस्ट ऑफ ए डाइमर फॉर्म्ड बाय 25 किलो डाल्टन प्रोटीन कनेक्टेड बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और 3 दूसरे प्रोटीन्स आ रहे हैं 10, 30 और 70 किलो डाल्टन रेस्पेक्टिवली। सो उसके बाद किया गया है एसडीएस पेज किया गया जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस विदाउट डी डी डीटीटी इन द जेल लोडिंग डाई, और then which one of the following options would represent the SDS page profile? Okay, okay. तो इसमें जो है यहाँ पे एक डाइमर बन रहा है 25 किलो डाल्टन। तो डाइमर जो है, देखिए डाइमर बनेगा और बता रहे हैं कि इसमें 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। सो 25 किलो डाल्टन का प्रोटीन है और उसमें जो है 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ रहे हैं। फिर एसडीएस पेज किया गया जिसमें कि जो है डीटीटी जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है वो नहीं डाला गया है, रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट देयर। तो सीधा सीधा देखिए, अगर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो अलग तरीके के बैंड्स आते हैं, वी नो दिस, और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो अलग तरीके से बैंड्स हमको दिखते हैं। सो जब डालेंगे तो हमको क्लियर कट है, क्योंकि ये डाइमर है
तो एक ही बैंड जो है 25 किलो डाल्टन, 25 किलो डाल्टन, एक ही बैंड हमको नजर आएगा जो कि 50 किलो डाल्टन का होगा। और बाकी जो प्रोटीन्स है वो दिए गए हैं, वो ऐसे के ऐसे ही हम लोगों को वी विल बी एबल टू सी द बैंड्स ऑफ 10 किलो डाल्टन, ऐसे ही नजर आएंगे, ऐसे ही विजिबल होंगे। 30 किलो डाल्टन एंड 70 किलो डाल्टन। सो जो डाइमर वाला है, एक बैंड दिखेगा 50 किलो डाल्टन का, ये जो है ये मेन था। बाकी बैंड्स वुड बी विजिबल फॉर 10, 30 एंड 70। तो यहाँ पे जो है अगर आप ऑप्शन देखें तो 4 बैंड्स, एक बैंड इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका नजर आएंगे, विजिबल होंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्लियर कट फर्स्ट है, क्योंकि 25 का तो नहीं दिखेगा। सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग वन बैंड कॉरस्पॉन्डिंग टू 160, दिस इज नॉट द केस, नो इट्स नॉट देयर। एंड टू बैंड्स corresponding to 50 and 110, no, this is also not the right answer. So first option is the right answer. तो हम लोगों ने जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे ये। सो साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच।